नमस्कार बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे पिछले क्लास में कि आखिर जो है आंसर राइटिंग किस प्रकार से किया जाए। चूँकि हमने डिटेल से पिछले क्लास में आप लोगों के साथ साझा किया कि जो जिनका पीटी एग्ज़ाम हो रहा है और जो उनका जो है प्री नहीं भी निकल रहा है, तो उन्हें भी जो है क्यों आंसर राइटिंग करना चाहिए और वो आपके एग्जामिनेशन के लिए कितना ज़रूरी है, इसके ऊपर हम लोगों ने पिछले क्लास में पूरा जो है डिटेल से अध्ययन किया है। हालांकि पिछले क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन को जो है कैसे फॉर्मेटिंग होना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा किया था। इस क्लास में जो है हम उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे और 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस पेपर 1 में, खास करके हिस्ट्री से रिलेटेड, उसे आज हम लोग देखेंगे एक एक करके। और सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे कि आखिर जो है हम लोग को इसमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए और किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम जो है इसे बीच बीच में आपको बताते रहेंगे और साथ ही साथ इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो है क्वेश्चन के माध्यम से ही जो है आपको इस पे बात करें, तो वो आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा और ये हमारे लिए भी उपयोगी रहेगा। चूँकि जो है एक बार हम बहुत बात बता दें उससे आपका फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जो क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है और यहाँ पर किस प्रकार से उत्तर देना चाहिए, ये अगर हमें पता रहेगा तो हम जो है ज़्यादा अपने समय को भी बचा पाएंगे और साथ ही साथ जो है हमें वहाँ पे याद भी रहेगा कि आखिर हमें करना क्या है। तो हम जो है क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे कि आखिर हमें जो है किस प्रकार की अपनी रणनीति अपनानी चाहिए। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण लें तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था एक प्रश्न कि सरदार पटेल जी का योगदान भारत के एकीकरण में क्या था। उसमें हालांकि हम लोगों ने बहुत ही लंबा चौड़ा कहानी कहा था। इसके पीछे का कारण ये था कि अगर आप इतना जानोगे तो इतना जो है उसे समेट पाओगे। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया था कि हमने उस कहानी को थोड़ा आपको डिटेल से बताया था। जैसे कि अगर हम अभी फिर से आपको रिपीट करके बताना चाहें तो हमने कुछ पॉइंट को बताया था कि सरदार पटेल जी ने उन देसी रियासतों को भारत में एकीकरण करने का प्रयास किया था जो कि ब्रिटिश भारत के तहत नहीं आते थे। जो कि आप देखोगे तो कमोबेश आधा से अधिक जो है क्षेत्र जो अभी वर्तमान भारत का है वो देसी रियासत का ही हुआ करता था। तो उसे एकीकरण करने में सरदार पटेल जी का योगदान था और उनके जो सेक्रेटरी थे वीपी मेनन, यानी वीपी मेनन थे, उनका भी योगदान था। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने समझा। उसके बाद हम लोगों ने एक एक करके बताया कि आखिर कितने जो देसी रियासत थे, जबकि हमने बताया भी आपको कि लगभग 565 के आसपास आज़ाद भारत में देसी रियासत बच गए थे, जिनका विलय जो है सरदार पटेल जी के द्वारा किया गया था। इसमें सरदार पटेल जी के द्वारा दो प्रकार की नीति अपनाई गई थी। एक को हमने कहा था कि स्टैंड बिल एग्रीमेंट था, जिसमें हमने बात किया था कि जो भी देसी रियासत थे उनकी जो है राज्य को उसी प्रकार रहने दिया जाता, सिर्फ उनके विदेश, संचार और रक्षा को जो है केंद्र सरकार के अधीन रखना था। दूसरा जो नियम इनके द्वारा लागू किया गया था उनका नाम है बिल ऑफ एक्सेशन। इसके तहत जो भी देसी रियासत भारत में विलय करने वाले थे उनके लगभग सभी अधिकार को जो है छीन लिया जाता और एक तरह से कहा जाए तो सिर्फ जो है उनकी जो पर्सनल संपत्ति थी उसे रखा जाता। और इसमें हम लोगों ने बात भी किया कि इस एक्ट के तहत बहुत ही नगण्य जो है देसी रियासत वो भारत के पक्ष में विलय के थे। तो इस वजह से ये दोनों नीति को बाद में त्याग दिया गया एक तरह से, और बाद में जब भारत का संविधान निर्मित हुआ तो संघीय सरकार के रूप में, जो कि आप वर्तमान भारतीय संघ का ढांचा देख रहे हैं, उसे अपनाया गया। तो इन सभी बातों को हम लोगों ने देखा और इसके साथ ही हमने इसमें यह भी पॉइंट इंक्लूड किया था कि कुछ ऐसे भी देसी रियासत थे जो कि भारत या फिर पाकिस्तान दोनों के पक्ष में विलय से इनकार कर रहे थे, यानी वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। इसमें जो सबसे प्रमुख उदाहरण हम लोगों ने देखा था वो था जम्मू कश्मीर का। फिर हमने आपको इस पॉइंट को भी बताया था कि कैसे जम्मू कश्मीर में जो है पाकिस्तान के कबायलियों के द्वारा हमला किया जाता है और उसके पश्चात जो राजा हरि सिंह थे वहाँ के राजा, वो भारत के पक्ष में विलय के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने ये भी बताया था कि कैसे जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया, हैदराबाद को जो है पोलो एक अभियान चलाया गया था, सैन्य अभियान, उसके तहत मिलाया गया। और अगर हम कुछ उदाहरण लें तो त्रावणकोर हो गया, भोपाल हो गया, जो कि स्वतंत्र रहना चाहते थे, उनके बारे में कौन कौन सी नीति अपनाई गई थी उसके बारे में भी हम लोगों ने समझा। तो ये अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने आंसर राइटिंग के दौरान कौन कौन से बातों को उसमें आना चाहिए वो देखा था। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर 2018 में और भी जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो क्या थे
और हमें जो है उसमें किस प्रकार के जो है पॉइंट को इंक्लूड करना चाहिए ताकि हमारा आंसर राइटिंग थोड़ा बेहतर हो सके। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कौन से हैं और उसके बाद हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे और ये बताएंगे आपको कि उसमें कौन कौन से पॉइंट आने चाहिए। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो है 2018 में प्रश्न पूछा गया था यूपीपीसीएस में। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि जो आपको मेन पॉइंट लगता है उसे अंडरलाइन कर लें। किसके बारे में पूछा गया है? तो महात्मा गांधी जी के बारे में। कैसा पॉइंट? तो राजनीति के मध्यम मार्ग, यानी उन्होंने राजनीति में कौन से ऐसे मार्ग को अपनाया जो कि ना तो मतलब कह सकते हैं उदारवादियों की तरह था और ना ही क्रांतिकारियों की तरह था। तो हमें जो है इन नीतियों को क्वेश्चन में इंक्लूड करना होगा ताकि जो है परीक्षक ये बात जान सके कि आखिर महात्मा गांधी ने जो है इन दो विचारधाराओं से इतर कौन सी नीति को अपनाया था। तो इसमें हमारा जो सबसे पहले पॉइंट आना चाहिए उसमें आपको सबसे पहले ये बताना होगा कि आखिर उस समय भारतीय राजनीति में कौन कौन से विचारधारा जो है चल रहे थे। तो हम ऐसे लाइन बाय लाइन तो लिखाने वाले नहीं, हम आपको जो है इस टॉपिक में क्या आना चाहिए वो आपको थोड़ा समझा दे रहे हैं और इसके साथ ही इसमें जो है कुछ जो बेसिक बात है उसे हम थोड़ा इसमें विस्तार से आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि उस समय जो है भारतीय राजनीति में दो तरह के विचार थे, एक तो उदारवादी था, दूसरी अगर देखेंगे तो उग्रवादी एवं क्रांतिकारी जो है विचार चल रहे थे। और इसी बीच में आप देखोगे कि महात्मा गांधी का जब 1915 ईस्वी में भारत आगमन होता है और इन्होंने जब भारतीय राजनीति में प्रवेश करना शुरू किया तो इनका जो है दृष्टिकोण इन दोनों से थोड़ा भिन्न आपको दिखेगा। जैसे कि अगर हम बात करें उदारवादियों की तो उनका जो है प्रयास यह था, ये आपको घटना अगर देखने को मिले तो 1885 से लेकर 1905 का जो कांग्रेस था उसमें इस प्रकार के विचार आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर बात करें तो ये सरकार से कोई भी डिमांड करते थे तो वो प्रार्थना पत्र, याचना के माध्यम से या फिर सरकार से अनुरोध करते थे कि उनकी बातों को सरकार मान ले। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो उग्रवादी एवं क्रांतिकारी थे उनका ये मानना था कि जो है ये देश तो उन लोगों का है, तो जो अंग्रेज हैं वो बाहरी हैं, विदेशी हैं और वो भारत के संसाधन पर कब्जा कर रखे हैं, तो इन्हें जो है किसी भी तरह से भारत से बाहर भगाया जाए। तो इनका ये प्रयास था कि बम एवं पिस्तौल के माध्यम से अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते थे और इनके जो भ्रष्ट अधिकारी होते थे या फिर जो भारतीय क्रांतिकारियों को सजा देते थे उनकी हत्या कर देते थे। तो दो प्रकार के ये विचार चल रहे थे उस समय। लेकिन आप देखोगे जब गांधी जी का प्रवेश भारतीय राजनीति में होता है तो इन्होंने ना तो इस रास्ते को चुना और ना ही इस रास्ते को चुना। आप देखोगे कि गांधी जी के द्वारा एक अलग ही जो है नीति अपनाई गई। जैसे कि उनका जो है हथियार था वो सत्य था, अहिंसा था। उसी तरह से आप देखोगे तो अगर सरकार जो है गांधी जी के बातों को नहीं मानते थे या फिर जो जन समस्याएं थे उनमें सरकार जब सहयोग नहीं करती थी तो इनके द्वारा भी जो है वह सहयोग करने का प्रयास किया जाता था, यानी सरकार के जो है बातों को नहीं मानना। उसी प्रकार आप देखोगे तो सविनय जो है अवज्ञा कर देते थे, यानी सरकार की बातों को मानने से इनकार कर देते थे। और उसी प्रकार से आप देखोगे तो एक और भी इनका सिद्धांत था जिसे हम ट्रस्टीशिप, तो इन सभी माध्यमों से जो है ये अपनी जो है डिमांड को सरकार के समक्ष रखते थे। इसी तरह से आप देखोगे तो इनकी राजनीति में ग्राम पंचायत, यानी जो नीचे स्तर के लोग हैं, नीचे स्तर कहने का मतलब जो धरातल पर हैं, जो गांव में निवास कर रहे हैं, उनको भी जो है राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी मिलना चाहिए, वो इस प्रकार की बातें करते थे। तो ये आप लोगों ने अभी तक समझा कि आखिर जो दो प्रकार के विचार उस समय चल रहे थे उससे इतर कैसे जो है गांधी जी ने एक अलग विचार रखा था। तो ये उनका जो है एक राजनीतिक दृष्टिकोण था। इसमें अगर हम बात करें सत्य और अहिंसा की तो इसका मतलब ये होता था कि गांधी जी हमेशा जो है सत्य के राह पे चलते थे, यानी जो कानून भी बनाया गया है वो अगर आम लोगों की समस्या का समाधान नहीं कर रहा है
तो वो फिर बात जो है सरकार के समक्ष रखते थे और वो आग्रह करते थे कि इस नियम को जो है बदलना चाहिए, और उसके साथ वो तर्क भी करते थे। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि उनके द्वारा जो है हमेशा से जो है सत्य और अहिंसा, अहिंसा कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, इनके द्वारा किसी प्रकार की हिंसा का विरोध किया जाता, चाहे वो सरकारी संपत्ति को नष्ट करने से संबंधित ही क्यों ना हो, लेकिन वो इस प्रकार के कार्यों में समर्थन नहीं करते थे। अगर हम इसका एक छोटा सा उदाहरण लें तो अगर आपको याद हो तो जब 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया गया था इनके द्वारा, तो 1922 ईस्वी में जब गोरखपुर नामक स्थल पर एक जो है थाने में आम जनता के द्वारा आग लगा दिया जाता है, तो आप देखोगे कि इसी हिंसा के कारण जो है इतने बड़े असहयोग आंदोलन का त्याग कर दिया जाता है और इसी मुद्दे को लेकर जो है अपना आंदोलन को वो वापस भी ले लेते हैं। तो आप देखोगे कि इनका जो भी आंदोलन चला है उसमें सत्य, अहिंसा, इस प्रकार के प्रयोग आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें इनके और भी राजनीतिक दृष्टिकोण जो कि आपको मध्यम मार्गी दिखेंगे, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि धार्मिक ये जो है समन्वय की बात करते थे। जैसे कि अगर हम बात करें इनके धार्मिक समन्वय में, इसे भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये भी एक पॉइंट बनता है। ये जो है राजनीति में धार्मिक समन्वय की बात करते थे। इसके तहत क्या होता था, तो इसके तहत देखोगे कि इनका जो ये मध्यम मार्ग था उसमें आपको हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, ये चाहते थे कि दोनों को जो है अपने राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करें ताकि ब्रिटिश के ऊपर अधिक से अधिक दबाव बनाया जा सके। इसका एक अगर हम उदाहरण आपको दें तो खिलाफत आंदोलन, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत में निवास करने वाले जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जो है एक आंदोलन शुरू कर रखा था। हालांकि ये मुद्दा थोड़ा अलग था, वो तुर्की में जो खलीफा था उससे रिलेटेड था, लेकिन फिर भी जो है गांधी जी ने इसे एक अवसर के रूप में लिया और उन्होंने यहाँ पर मुस्लिमों का साथ लेने के लिए आप देखोगे कि आगे एक आंदोलन शुरू किया जिसे असहयोग आंदोलन कहते हैं। और इन दोनों आंदोलन को जो है एक साथ मिलाकर जो है ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। तो यहाँ भी आपको दिखेगा कि कैसे गांधी जी के द्वारा मध्यम मार्ग अपनाया जा रहा है और उन्होंने न केवल हिंदुओं को बल्कि अपनी जो है राजनीति में मुस्लिमों का भी साथ लेने का काम किया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर सामाजिक जीवन में इनका कौन सा मध्यम मार्ग दिखने को मिलता है। तो इसमें अगर हम बात करें सामाजिक जीवन की, तो इन्होंने जो है वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। चूंकि इसमें आप देखोगे कि इनका मानना था कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जो है गलत नहीं है, बल्कि जो यहाँ पे जो लोग हैं उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वर्ण व्यवस्था है वो जो है सामाजिक समरसता को बढ़ाता है और इस प्रकार से जो है सामाजिक जो है संतुलन बना हुआ है। यानी अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग उनके कार्य विभाजित किए गए हैं, जिस वजह से समाज में कार्यकुशलता आती है और उसका उपयोग अगर सही ढंग से किया जाए तो समाज को गतिशील बनाने में मदद किया जा सकता है। इसी वजह से आप देखोगे कि इनके द्वारा वर्ण व्यवस्था का समर्थन भी किया जाता है। हालांकि इस मुद्दे पर गांधी जी का और अंबेडकर जी का दोनों अलग अलग मत था। अंबेडकर जी का मानना था कि वर्ण व्यवस्था गलत है, इसे भारत के संविधान में ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि जो है इस प्रकार की व्यवस्था ना हो और जो दलित एवं पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए संवैधानिक प्रावधान किया जाए ताकि उन्हें जो है समाज के मुख्य धारा में लाया जा सके। वहीं अगर हम बात करें गांधी जी का, तो उनका मानना था कुछ लोग जो है इसका गलत उपयोग करते हैं और जो निम्न एवं पिछड़े वर्ग हैं उनका वो शोषण करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वर्ण व्यवस्था को हम समाप्त कर दें, बल्कि हमें यह चाहिए कि जो ऐसा करते हैं उसके जो है हृदय में परिवर्तन लाया जाए, यानी उनको जो है नैतिक बातों को शिक्षा दिया जाए उन्हें, और उन्हें इस बात को मतलब मनाया जाए कि वो भी जो है हमारे भाई हैं, बंधु हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर वो जो है शोषण करना बंद कर देंगे और इस वजह से जो है समाज में बराबरी का भाव आ जाएगा। चूँकि उनका मानना था कि कोई भी काम छोटा या फिर बड़ा नहीं होता है, जो लोग जिस काम में पहले से लगे हुए हैं उनमें उनको विशिष्ट कुशलता हासिल हो जाती है, जिस वजह से उस वस्तु की गुणवत्ता जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये क्रिया यहीं पे नहीं रुकती बल्कि एक जनरेशन से आगे जनरेशन तक बढ़ते रहती है, जो कि इसे अच्छा माना जा सकता है।
तो इस वजह से आप देखोगे कि यहाँ भी आपको एक मध्यम मार्ग दिख जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इनके द्वारा आर्थिक नीति में मध्यम मार्ग अपनाया गया था, उसमें आप देखोगे कि ट्रस्टीशिप की सिद्धांत की बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर थोड़ा डिटेल से इसलिए बात कर रहे हैं ताकि जो है आपको फिर से एक बार रिवीजन भी हो जाए, और जिन बच्चों को इन बातों की समझ अगर ना हुई हो तो वो भी यहाँ पर दोबारा समझ लेंगे, ताकि जो है उनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें आर्थिक नीति में इनकी मध्यम मार्ग की, तो उस समय की अगर बात करें तो पूंजीवादी और समाजवादी दो प्रकार के विचारधारा विद्यमान थे। पूंजीवादी के तहत आप लोगों को पता होगा कि जो भी संसाधन होते हैं उनके ऊपर जो है निजी लोगों का अधिकार होता है। वहीं अगर हम बात करें समाजवादी विचारधारा की या फिर समाजवादी दृष्टिकोण की, तो इसके तहत जो भी मतलब संसाधन होते हैं देश में, उसके ऊपर देश की सरकार का जो है अधिकार होता है। लेकिन इससे इतर हटते हुए गांधी जी का मानना यह था कि जो भी देश में संसाधन है, ऐसा नहीं है कि जो है उसके ऊपर सिर्फ पूंजीपतियों का या फिर सरकार का अधिकार होना चाहिए, बल्कि सरकार या फिर जो पूंजीपति लोग हैं वो दोनों उन संपत्तियों का एकमात्र ट्रस्टी हैं। उन्हें यह चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं या फिर उनके द्वारा जो योगदान दिया जा रहा है उसका एक अंश वो स्वयं ग्रहण कर ले, बाकी जो भी मतलब संसाधन है या फिर उनसे जो लाभ अर्जित हो रहा है वो आम लोगों में समान रूप से वितरित कर दिया जाए। इससे यह होगा कि समाज में समानता आएगी और इससे हम जो है गरीबी से निजात पाने में सक्षम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि गांधी जी के द्वारा कैसे मध्यम मार्ग को अपनाया जा रहा है। इसमें हम लोग एक बात और भी ऐड कर सकते हैं कि आप देखोगे भले ही गांधी जी के द्वारा वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया जा रहा था, लेकिन इनका यह भी मानना था कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि इनके द्वारा अंतरजातीय विवाह इसका समर्थन किया गया था। और इनका मानना था अगर इस प्रकार की व्यवस्था हमारे समाज में हो तो एक दिन जो है खुद ही जो है जाति व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि कुछ लोगों के द्वारा जो छुआछूत का व्यवहार किया जाता था, इसे जो है गांधी जी विरोध करते थे। और इनका मानना था कि जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है उन्हें जो है नैतिक शिक्षा देना चाहिए, ताकि वो समझ सके कि वो कोई अलग नहीं है बल्कि हमारे ही भाई बंधु हैं। तो इसमें आप देखोगे कि इनके द्वारा जो दलित वर्ग से जुड़े होते थे लोग, उन्हें इन्होंने हरिजन नाम दिया। हरिजन, हरि का मतलब आप जानते होंगे विष्णु, और जन लोग, यानी इन्होंने दलित जो लोग थे उनको भगवान विष्णु का रूप माना। हालांकि हम लोगों ने जो भी उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, दलित वर्ग, इन सभी की चर्चा की, ऐसा कोई वास्तविकता में होता नहीं है, बल्कि वो तो हमारे समाज के ही द्वारा जो है बनाया गया एक कह सकते हैं परंपरा है। बाकी भगवान तो कोई छप्पा लगा कर भेजते नहीं है कि वो दलित हैं, उच्च है, निम्न है, ऐसा कुछ होता नहीं है। किसी का भी आप ब्लड काटोगे तो सबका सेम है। तो आप लोग भी अगर अधिकारी बनते हैं तो इन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए कि ये सब एकमात्र जो है सामाजिक ताना बाना है, बल्कि ऐसा कुछ होता है नहीं। सभी लोग समान हैं, किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए, और ऐसा अगर कोई कर रहा है तो बिल्कुल गलत कर रहा है। और आप लोग अगर भविष्य में अधिकारी बनते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि जहाँ भी इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसका आप विरोध करेंगे। ना केवल आप विरोध करेंगे बल्कि जो है यहाँ पर आप जो है एक अच्छा कदम उठाएंगे, और भारतीय संविधान के अनुसार जो अगर ऐसा कुछ कुकृत्य करते हैं तो उनको आप सजा भी दिलवाएंगे। तो हम लोगों ने जितना भी अभी तक डिस्कस किया उसमें से 2-2 लाइन, 3-3 लाइन अगर आप लिख देते हैं तो आपका उत्तर जो है पूरा हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी पूरा डिटेल से आपको समझाया ताकि जो है आप इन सभी बारीकियों को ध्यान में रख सकें और अपने उत्तर में जो है इन सभी बातों को इंक्लूड करें। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में इतना ही आपको जानकारी देना था। तो आप लोग अगर इतनी बातों को अपने आंसर में लिखते हैं तो ये एक अच्छा उत्तर माना जाएगा और जो है आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसके ऊपर बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो आपका क्वेश्चन है जो 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरुदंड को क्षतिग्रस्त कर दिया। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। सबसे पहले ये देख लेंगे कि 200 वर्ष
ब्रिटिश शासन, जो जो मेन पॉइंट है उसे हम जो है अंडरलाइन कर दे रहे हैं पहले। अर्थव्यवस्था के मेरुदंड, मतलब इन्हीं पॉइंट के जो है इर्द गिर्द हम लोगों को रहना है। 200 वर्षों के शासन की बात कर रहा है, यानी 1757 से लेकर 1947 तक। 1757 में क्या हुआ था आप लोगों को याद भी होगा कि उस समय प्लासी के युद्ध में जो है बंगाल के नवाब पराजित हो जाते हैं। उसके पश्चात जो है बंगाल पर ब्रिटिशों का कब्जा हो जाता है और उसी से जो इनकम आता है उसके पश्चात वो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ता है और उसमें एक साथ बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह को पराजित करते हैं, जिसे बक्सर का युद्ध कहते हैं। और उसी के पश्चात आप देखोगे तो कमोबेश जो ब्रिटिश यहाँ पर व्यापार करने आए थे वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर आए थे। तो उसके पश्चात उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से शोषण किया कि आप कह सकते हो कि बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था क्षतिग्रस्त हो गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें पहले कुछ हमें जो पॉइंट रखना चाहिए कि आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड था क्या। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी क्या थी। तो अर्थव्यवस्था में आप देखोगे भारतीयों की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ थी वो एग्रीकल्चर थी। तो हम सबसे पहले इसमें ये पॉइंट रखेंगे कि आखिर जो है पहले भारत की क्या स्थिति थी और जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने जो है इसे कैसे क्षतिग्रस्त किया। अगर हम इन दोनों पॉइंटों को रख देते हैं अपने तर्क के साथ तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो कृषि में आप देखोगे पहले क्या थी व्यवस्था, तो कमोबेश आप देखोगे तो भारतीय जो है कृषि आत्मनिर्भर थी। भारतीय कृषि यानी इतना होता था कि भारत की जो भी जनसंख्या थी उसे पेट भरने में सक्षम था, हमारा जो एग्रीकल्चर था। उसी में अगर हम बात करें व्यापार की तो व्यापार में भी आप देखोगे तो हम लोग सरप्लस थे। सरप्लस कहे तो अधिशेष। इसे हम थोड़ा और भी डिटेल से बताएं तो भारत का जो व्यापार शेष विश्व के साथ होता था तो वो भारतीयों के पक्ष में होता था। इसके रूप में हम एक दो जो है उदाहरण दे सकते हैं। जैसे प्लिनी जो कि एक हिस्टोरियन है, उनका मानना था कि भारत का जो है बाजार कुछ इस प्रकार से है कि वहाँ जो है यूरोपीय मुद्रा जाते तो जरूर हैं लेकिन वहाँ से वापस नहीं आते हैं। इनका कहने का मतलब ये था कि भारतीय वस्तु की जो है डिमांड यूरोप में इतना था कि आप समझ सकते हो कि केवल जो है भारत से जो है यहाँ पे निर्यात ज़्यादा होता था, लेकिन भारतीयों के द्वारा यूरोपीय वस्तु या फिर विश्व के अन्य जगहों से बहुत ही कम मात्रा में जो है आयात किया जाता था। इसलिए आप देखोगे तो प्लिनी के द्वारा भारत को कुआं कहा गया है, जो कि यहाँ पे मुद्रा आती तो जरूर है लेकिन यहाँ से वापस जाती नहीं है। उसी प्रकार से एक और उदाहरण हम लोग दे सकते हैं पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी की। इसमें भी आप देखोगे तो भारतीय व्यापार किस प्रकार से अधिशेष में था और शेष विश्व के साथ जो है बहुत ही नगण्य रूप में जो है आयात किया जाता था। इसके बारे में डिटेल से जानकारी इस पुस्तक में लिखी गई है। हालांकि इनके जो लेखक थे उनका जो है नाम इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है, तो कोई नहीं, अगर आप इन पुस्तकों का नाम ले लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। वही अगर हम इनसे संबंधित और भी कुछ जानकारी की बात करें तो उस समय भारत की जीडीपी लगभग विश्व की जीडीपी की 19% था। और वहीं अगर हम बात करें औद्योगिक उत्पादन की तो लगभग पूरे वैश्विक उत्पादन का लगभग 25% उत्पादन केवल भारतीय क्षेत्र से होता था, जिसमें आप देखोगे कपड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा प्रचलित था और भारत में कई ऐसे छोटे एवं कुटीर उद्योग थे जो कि बहुत ज़्यादा प्रगति कर रही थी, जिस वजह से आप देखोगे कि जो भी यहाँ के कारीगर होते थे वो बहुत ही कुशल होते थे और बहुत ही संपन्न माने जाते थे। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो भारतीय क्षेत्र में आप देखोगे तो कपड़ों का और जो मसाला होता था उसका बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होता था और इसी का दीवाना पूरा यूरोपीय बाजार था भी। मसाला और कपड़ों का व्यापार सबसे ज़्यादा होता था। कपड़ों में अगर हम बात करें तो बंगाल वाले क्षेत्र में आपको मलमल, रेशम, इन सभी के जो है कपड़े जो है बहुत ज़्यादा उत्पादित किए जाते थे और पूरे विश्व में जो है बंगाल से भेजा जाता था। एक मतलब इतिहासकार हैं जिनका नाम है पिट्रोडोला,
वो तो यहाँ तक कहते हैं कि केवल जो है बंगाल में इतना कपड़ा जो है बनते हैं कि पूरे विश्व को जो है पहनाया जा सकता है। तो ये हम लोगों ने एक पॉइंट देखा कि आखिर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पहले कैसे मजबूत थी। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर अंग्रेजों के आने के पश्चात कैसे जो है इनका जो है शोषण किया गया और वो अर्थव्यवस्था इतना खराब हो गया कि अब देखोगे कि भारत में कई जो है अकाल आए हैं। और जब भारत को छोड़कर अंग्रेज जब जा रहे थे तो मात्र जो है कुल विश्व जीडीपी का मात्र 3% रह गया था। तो आप देखो कहाँ 19% और कहाँ 3% पे रह गया था। तो आखिर कितना जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया गया था। तो अब एक बार देख लेते हैं कि आखिर किन किन क्षेत्रों में शोषण हुआ है और कैसे किया गया है। तभी तो हम लोग साबित कर पाएंगे कि आखिर ब्रिटिशों के द्वारा कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया गया। तो सबसे पहले उनके द्वारा जो बर्बाद किया गया कृषि क्षेत्र का। कृषि क्षेत्र में ये था कि राजस्व व्यवस्था के लिए इन्होंने शुरुआत में तो जमींदारी व्यवस्था जिसे अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं, अस्थाई बंदोबस्त, इसे अपनाया। फिर आप देखोगे तो महलबारी व्यवस्था और एक अन्य था जिसे रैयतबाड़ी कहते हैं। इन तीनों व्यवस्था के माध्यम से भारतीय किसानों के ऊपर अधिक से अधिक जो है टैक्स लगाया गया और भारतीय किसानों को इतना मजबूर होना पड़ा कि बाद में आप देखोगे कि बहुत सारे अकाल की समस्या झेलने को मिलती है और बहुत से किसानों ने आत्महत्या तक कर ली। इसमें हम इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर इसके डिटेल्स में जाएंगे तो आपका थोड़ा सेशन भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। हालांकि कोशिश करते हैं कि एक दो लाइन में आपको बता दें ये होता आखिर क्या था। तो जमींदारी व्यवस्था जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। ये लगभग 1793 ईस्वी के आसपास। और ये अगर हम बात करें लागू करने की तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कर्नाटक के दक्षिणी भागों में लागू किया गया था। इसमें होता यह था कि ज़मीन का मालिक किसान ना होकर ज़मींदार को बना दिया जाता था और ज़मींदार का कर्तव्य होता था कि वो किसानों से जो है रेवेन्यू को वसूल करके कंपनी के हाथों में दे। वहीं अगर हम बात करें इसके कुछ और भी जानकारी की, इसमें लगभग 10/11 भाग कंपनी को जाता था, वहीं 1/11 भाग जो वसूल करते थे ज़मींदार वो अपने पास रखते थे। वहीं अगर हम बात करें महलबारी व्यवस्था की तो ये व्यवस्था पंजाब वाले क्षेत्र में लागू किया गया था। महल का अर्थ होता है गांव या फिर गांव का जो प्रमुख होता था उनका यह कर्तव्य होता था कि जो भी सामुदायिक भूमि है उसके ऊपर एग्रीकल्चर करवाए और वो किसानों से जो है रेवेन्यू को प्राप्त करे और जो मुखिया या फिर जो महल होता था वो ब्रिटिश अधिकारी को जो है टैक्स देते थे। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की व्यवस्था थी। वहीं अगर हम बात करें रैयतबाड़ी व्यवस्था की तो रैयतबाड़ी व्यवस्था जो है ये मद्रास वाले क्षेत्र में लागू किया गया था। मद्रास में एक जगह है बारामहल, इस वाले क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। कभी कभी इसमें यह पूछ देता है कि आखिर इसे लागू करने का श्रेय किसे जाता है। तो हेक्टर मुनरो और कैप्टन रीड जिनको जो है इस क्षेत्र में रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू करने का श्रेय जाता है। इसमें यह होता था कि जमीन का मालिक हालांकि किसान ही होता था, लेकिन उनके ऊपर टैक्स का बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया जाता था। अगर हम बात करें इसके कुछ और डिटेल्स की तो जमींदारी व्यवस्था जो है लगभग 30% क्षेत्र पर लागू था। महलबारी व्यवस्था जो है 19% क्षेत्र पर, जबकि रैयतबाड़ी व्यवस्था लगभग 51% क्षेत्रों पर लागू किया गया था। तो अगर कहीं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जो है ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र पर कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी तो वो हो जाएगा आपका रैयतबाड़ी व्यवस्था, जो कि 51% क्षेत्र पर। और इसे आप आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं तो आपका जो है प्रभाव बढ़ जाएगा, लगेगा कि हाँ बच्चे को जानकारी है। अब हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर को तो उन्होंने बर्बाद किया है, तो उसके अलावा जो उद्योग था उसे कैसे उन्होंने बर्बाद किया। तो उद्योग में आप देखोगे कि उस समय जो है ब्रिटेन में औद्योगिकरण चल रहा था, तो वहाँ से जो है मशीन से बनाया हुआ माल या फिर आप कह सकते हैं कपड़ा भारतीय बाजार में भेजा जाता था। चूंकि भारतीय क्षेत्र में अगर हम बात करें तो वो हाथों से बनाया जाता था, इस वजह से एक तो समय ज़्यादा लगता था और दूसरी बात थोड़ा वो महंगा हो जाता था। लेकिन वही अगर हम बात करें तो जो ब्रिटिश वस्तु होती थी, ब्रिटिश कपड़े होते थे, वो अपेक्षाकृत सस्ते होते थे और
इनके द्वारा जो एक नीति अपनाई गई थी मुक्त व्यापार की, इसके कारण भी ये कपड़ा थोड़ा और सस्ता हो जाता था और भारतीय कपड़ा महंगा हो जाता था। इस वजह से होता ये था कि भारतीय कपड़े मार्केट में बिक नहीं पाते थे क्योंकि प्रतिस्पर्धा कर नहीं पाते थे। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि भारतीय उद्योग जो कि छोटे छोटे स्तर पर फैले हुए थे, जिसे आप कुटीर उद्योग या फिर हस्तशिल्प उद्योग कहते हो, उसका विनाश हो गया। हमने ऊपर देखा कृषि का कैसे हुआ, और अभी हम लोगों ने बताया कि कैसे इनके द्वारा जो है भारतीय उद्योग को बर्बाद किया गया। अब हम लोग देखते हैं कि और भी इनके द्वारा क्या प्रयास किया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था और भी बर्बाद हो गया। तो इनके द्वारा जो है 1853 ईस्वी में रेल चलाया गया। इससे हुआ ये कि यहाँ से जो कच्चे माल होते थे उसे पोर्ट तक पहुँचाना बहुत ही आसान हो जाता था, और ब्रिटेन में जो तैयार माल होते थे उसे भारत में भेजने में आसानी हो जाती थी, और भारत के जो भी बड़े बड़े नगर होते थे, क्षेत्र होते थे, उसमें ये अपना माल जो है पहुँचाने में सक्षम हो जाते थे। यही नहीं बल्कि आप देखोगे तो भारतीय जो व्यापारी होते थे उनसे अधिक भाड़ा वसूल किया जाता था, जबकि जो ब्रिटिश वस्तु होती थी उसके ऊपर जो है कम भाड़ा लगाया जाता था। तो इस वजह से आप देखोगे कि रेल ने भी जो भारतीय उद्योग को बर्बाद करने का काम किया। इस वजह से जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत की जीडीपी वैश्विक जीडीपी की मात्र जो है 3% बच गया था, और भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई थी। 1947 तक तो लगभग 10 से ज़्यादा जो है बड़े बड़े अकाल आ चुके थे, और भारतीय किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। तो इन सभी बातों को आपको इस प्रश्नों में रखना है। हमने अभी आपको बहुत डिटेल से बताया है, आपको जो है इसी से कुछ पॉइंट जो है अलग करके इसमें रखना है ताकि आपका उत्तर स्पष्ट एवं संक्षेप में हो। हमने हालांकि थोड़ा आपको डिटेल से बताया। अब आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो आपका प्रश्न पूछा गया है कि 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसमें आपको ये सीधा सा क्वेश्चन है, और इसमें आपको बताना है कि 1857 ईस्वी के क्रांति के पश्चात आखिर क्या परिवर्तन आया है। तो इसमें जो कुछ आपको पॉइंट लिखना है ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं सीधा प्रश्न है, तो इसमें ज़्यादा घुमा है भी नहीं। तो सबसे पहला जो इसमें परिवर्तन हुआ है वो कंपनी के हाथों से शासन क्राउन के हाथों में चला गया। क्राउन के हाथों में चला गया। क्राउन बोले तो ब्रिटिश जो ताज होता था यानी राजा या फिर महारानी होती थी उनके हाथों में चला गया। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये आया। दूसरे अगर हम पॉइंट की बात करें तो उस समय जो है 1858 का एक एक्ट लाया गया था। इसमें यह प्रावधान किया गया कि भारतीय राज्य जो हैं उसका विलय नहीं किया जाएगा। इसी एक्ट के पश्चात आप देखोगे कि भारत में जो पहले गवर्नर जनरल होते थे, गवर्नर जनरल अब वो जो है वायसराय कहलाने लगे। चूंकि ये अब कंपनी के तरफ से अधिकारी ना होकर क्राउन के प्रतिनिधि होते थे, इसलिए जो है अब इनका नाम भी बदल दिया गया। इसमें ऑब्जेक्टिव में कभी कभी प्रश्न बनाया जाता है कि आखिर जो है प्रथम वायसराय कौन थे। तो यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए कि लॉर्ड कैनिंग जो कि प्रथम वायसराय थे, ये जो है 1857 ईस्वी के समय भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना चाहिए। और भी अगर हम बात करें इसके बाद परिवर्तन की, तो सेना में जो है थोड़ा परिवर्तन किया गया। पहले जो है ब्रिटिश जो है अधिकारी बहुत कम हुआ करते थे, जबकि इस जो है विद्रोह के पश्चात भारतीय और ब्रिटिश अधिकारियों का अनुपात 2:1 कर दिया गया। यानी 2 अगर उच्च अधिकारी भारतीय थे तो इसे नियंत्रण करने के लिए एक जो है ब्रिटिश अधिकारी होते थे। पहले जो है ये अनुपात थोड़ा ज़्यादा था, शायद 5 या 6 था, एग्जैक्ट इसकी जानकारी है नहीं, लेकिन इसे जो है बढ़ा दिया गया। और भी अगर हम परिवर्तनों की बात करें तो इस विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया गया। तो इसमें अगर हम बात करें फूट डालो राज करो, ये क्या था? तो इसके तहत अब इन्होंने यह प्रयास किया कि हिंदू एवं मुस्लिमों को लड़ाया जाए ताकि जो है वो लंबे समय तक अपना शासन को चला सके। चूँकि आप देखोगे कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें हिंदू एवं मुस्लिम दोनों समुदाय ने मिलकर जो है ब्रिटिश शासन का विरोध किया था। तो इन्हें लगने लगा था कि जब तक जो है इन्हें अलग नहीं करेंगे
तब तक जो है उनके शासन या फिर उनकी सत्ता को चुनौती मिलती रहेगी। तो इस वजह से आप देखोगे कि इन्होंने एक नई नीति पे काम करना आरंभ कर दिया। यहीं पे ये नहीं रुके, बल्कि आप देखोगे कि हिंदू धर्म में भी जातीय जो है संघर्ष को जो है शुरू करवाया। जैसे कि इनके द्वारा जो है अलग अलग पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया, जिस वजह से हिंदू भी जो है समाज अलग अलग भागों में बट जाए। तो आप देखोगे कि कमोबेश जो है 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन सभी जो है नीतियों को अपनाया गया था। एक और अगर हम बात करें तो 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में जो है राष्ट्रवाद का उदय होना आरंभ हो गया था। और इसके पश्चात आप देखोगे कि ये एक पॉजिटिव कदम माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होती है। और ये आप देखोगे कि यही जो है 1857 की क्रांति के पश्चात जो भारतीयों में अपने राष्ट्र के प्रति भावना का विकास हुआ था, उसी का मतलब परिणाम था कि बाद में कांग्रेस बना। और धीरे धीरे जो है ये आंदोलन आप देखोगे तो गांधी जी जब इसमें आते हैं तो भारत छोड़ो तक जो है ये चला जाता है। और अंततः तो आप लोगों को पता ही है कि कैसे जो है अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। तो इस प्रश्न में आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। तो अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व शांति की स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन करें मतलब जो है इसके बारे में आपको बताना है पॉइंट। तो आखिर जो है विश्व शांति की स्थापना के लिए जो बौद्ध साहित्य था उसने क्या योगदान दिया। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को ये बताना होगा कि बौद्ध साहित्य आखिर कौन कौन से थे। तो एक जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो त्रिपिटक है, जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक ये हो गया। एक अन्य पुस्तक जिसका नाम मिलिंद पन्हो है, इसमें आप देखोगे तो यूनानी एक शासक हैं मिनांडर और बौद्ध भिक्षु है नागसेन। इनके बीच जो वार्तालाप हुआ है उनके बारे में जानकारी दिया गया है। और उसके पश्चात आप देखोगे कि मिनांडर ने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इसकी कहानी मिलिंद पन्हो में मिलता है। हालांकि इसमें हम लोग इस पे नहीं जाएंगे, ये हमने आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बताया। लेकिन इसमें ये बताना है आपको कि आखिर ये विश्व शांति की स्थापना में कैसे यह योगदान दिया था। तो अगर हम इसके पॉइंट की बात करें तो पहले आपको ये पुस्तकों का नाम लिख देना है, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 लाइन में लिखना है। फिर आपको बताना है कि इन पुस्तकों से जो है क्या जो है विश्व को प्राप्त होता है। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें जो है अहिंसा, भाईचारा या बंधुत्व, पंचशील जैसे सिद्धांत, और भी अगर हम बात करें तो नैतिक शिक्षा, युद्ध की समाप्ति, सहिष्णुता। देखोगे कि बौद्ध साहित्य से इन सभी बातों की जानकारी मिलती है। इसमें आप लोग एक पॉइंट और भी जोड़ सकते हैं कि अशोक ने जब कलिंग विजय के पश्चात बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था तो उन्होंने युद्ध की नीति को त्याग करके जो है धर्म की नीति अपना लिया था। तो ये भी मतलब आप कह सकते हो कि विश्व के लिए संदेश था कि एक जो है राजा जो है अपने पूरे जीवन काल में जो है बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात एक भी जो है बड़ा युद्ध नहीं लड़ता है और उसने युद्ध की नीति का ही त्याग कर दिया। तो ये भी आप कह सकते हो कि विश्व की शांति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यही नहीं बल्कि आप देखोगे कि यूएनओ हो या फिर कोई भी वैश्विक संस्था हो, उसने भी युद्ध को परित्याग करने या फिर उसे अच्छा नहीं माना है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि बौद्ध साहित्य ने भी जो है विश्व शांति की स्थापना में जो है मदद की है। और पंचशील भी जो है उसमें कहीं ना कहीं बौद्ध साहित्य से प्रेरित आपको मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें इन पंचशीलों की तो संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, इन सभी की जो बात है वो कहीं ना कहीं बौद्ध साहित्य से ही प्रेरित है। वहीं अगर हम पंचशील के अन्य तत्वों की बात करें तो उसमें एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं, समानता का भाव, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, इन सभी बातों का कहीं ना कहीं आप देखोगे तो कोर पॉइंट बौद्ध साहित्य में मिलेगा, जो कि विश्व के तमाम संस्थाओं के द्वारा अपनाया गया है। तो ये सब बातें आप लोगों को इस क्वेश्चन में लिखना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। और 2018 में चूंकि 6 क्वेश्चन हिस्ट्री से था तो 5 पे हम लोगों ने अभी तक चर्चा कर लिया है।
तो ये हमारा 2018 का लास्ट क्वेश्चन होगा। आइए हम लोग इसे भी देख लेते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध को अवश्यंभावी बनाने में हिटलर की भूमिका का विवेचना करें। इसमें आपको यहाँ पे देखना होगा कि विवेचना पूछ रहा है। विवेचना थोड़ा ये यहाँ पे हम आपको बता दें, चूँकि ऐसे जो भी शब्द आएंगे हम प्रश्न के माध्यम से ही आपको समझाएंगे। क्योंकि विवेचना पूछ रहा है तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिर्फ ना केवल व्याख्या आपको करना है हिटलर की भूमिका का, बल्कि आपको ये भी बताना है कि क्या सिर्फ हिटलर जो है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेवार है। तो ना केवल हिटलर की भूमिका बल्कि जो अन्य कारक थे उनके ऊपर भी बात करना होगा। अगर सिर्फ इसमें व्याख्या करता या फिर टिप्पणी करता तो सिर्फ आपको बताना था कि हिटलर की कौन कौन से ऐसे भूमिका थी जिस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। लेकिन यहाँ पे विवेचना पूछ रहा है तो आपको ये बताना है कि ना केवल हिटलर बल्कि कौन ऐसे ऐसे कारक थे जिनके वजह से जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इसमें ना केवल हिटलर जिम्मेवार होगा। तो इसमें जो हमारा सबसे पहले यहाँ पर प्रयास होना चाहिए कि हिटलर के द्वारा क्या योगदान दिया गया जिस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और दूसरा वजह हम बताएंगे कि आखिर ना केवल हिटलर मतलब हिटलर के अलावा जो है कौन ऐसे कारक थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। तो इसमें पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर हिटलर कैसे इस युद्ध के लिए जिम्मेवार था, फिर हम इसका बचाव करेंगे। तो हिटलर की अगर बात करें, ज्यों ही जो है हिटलर मंदी के पश्चात शासन की गद्दी पे बैठता है, उसके पश्चात इन्होंने सबसे पहले वर्साई की जो संधि हुआ था इसको तोड़ना शुरू किया। दूसरी ओर आप देखोगे तो इन्होंने अपने उद्योग धंधे को सैनिकरण करना आरंभ कर दिया, यानी इन्होंने अपने उत्पादन को सैनिक से संबंधित वस्तुओं पे ज़्यादा खर्च किया। और इनकी जो विदेश नीति थी वो अब थोड़ा आक्रामक हो चुकी थी, क्योंकि जो भी छोटे छोटे देश थे, चाहे वो नॉर्वे हो, डेनमार्क हो या फिर पोलैंड हो, इनके ऊपर इन्होंने एक एक करके जो है कब्जा करना आरंभ कर दिया। तो इस प्रकार से आपको दिखेगा कि हिटलर की भूमिका तो थी ही। एक और कारक जो कि विशेष रूप से था, हिटलर ने जो है राष्ट्रवाद को बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो दिया। क्योंकि आप देखोगे कि हिटलर जो है बहुत अच्छा वक्ता था और इसने अपने देश की खराब हालतों के पीछे यहूदी को जिम्मेवार माना और बहुत ही ज़्यादा कत्ले आम करवाया। और यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे लाखों मतलब जो है यहूदियों को इसने यातना देकर मरवाया। और जो जर्मन मूल के मूल निवासी थे उसमें इस बात को प्रचार किया कि जो है उनके पिछड़ेपन के या फिर उनके गरीबी होने का मेन कारण वो यहूदी ही लोग हैं। उसी के पश्चात आप देखोगे कि हिटलर ने सेना में तो उद्योग में निवेश किया ही था, उसी के साथ इन्होंने अपनी सैनिक संख्या में वृद्धि करना आरंभ कर दिया। और वर्साई की संधि में इनके ऊपर जो भी शर्तें थोपी गई थी उसे धीरे धीरे इन्होंने इग्नोर करना आरंभ कर दिया। तो ये हम लोगों ने अभी तक बताया कि आखिर द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर जो है किस प्रकार से जिम्मेवार था और उसने कौन कौन सी नीति अपनाई, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो या फिर आर्थिक रूप से हो या फिर सैनिक रूप से हो। अब हम लोग बात करेंगे कि सिर्फ जो है हिटलर नहीं जिम्मेवार था, बल्कि जब वर्साई की संधि का उल्लंघन किया जा रहा था तो उस समय जो भी बड़े देश थे, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, उसने भी तुष्टीकरण की नीति अपनाई। चाहे नॉर्वे हो, डेनमार्क हो या फिर पोलैंड के ऊपर जब जर्मनी के द्वारा हमला किया जा रहा था और अपने क्षेत्र में मिलाया जा रहा था, तो जो भी ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश थे वो उस समय तक देखते रहे थे। इसे हालांकि मित्र राष्ट्र कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये लोग देख रहे थे सिर्फ। इस वजह से जो है हिटलर की आकांक्षा बढ़ते जा रही थी, जिस वजह से आप देखोगे जब अंतिम में पोलैंड को हिटलर ने अपने जर्मनी राज्य में मिला लिया, फिर जो है इन मित्र राष्ट्रों को समझ में आया कि हिटलर जो है यहीं पे रुकने वाला नहीं है, बल्कि इसकी आकांक्षा बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वर्साई की संधि में जो प्रावधान किया गया था वो बहुत ही अपमानजनक था और कोई भी जो मजबूत देश हो वो ज़्यादा दिनों तक सहन नहीं कर सकता था। तो आप कह सकते हैं कि वर्साई की संधि में जो इनके ऊपर शर्त थोपा गया था वो भी कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म देने में सहायक था। वर्साई की संधि जो कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुआ था वो युद्ध की समाप्ति नहीं था, बल्कि आप देखोगे तो ये मात्र एक युद्ध विराम था, जो कि 20 वर्षों का आप कह सकते हैं कि युद्ध विराम था। और फिर इसने जो है द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। तो कहीं ना कहीं अगर हिटलर इतना आक्रामक हुआ
और उसकी नीति फासीवाद की तरफ गया, नाजीवाद की तरफ गया, तो उसके जड़ में कहीं ना कहीं ये वर्साई की संधि थी। इसमें अगर आप कुछ और पॉइंट जोड़ना चाहते हैं तो सार बेसिन और अल्सस लॉरेन का क्षेत्र, जो कि बहुत ही उत्पादक और इंडस्ट्री के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट था, उसे फ्रांस को दे दिया गया था और इस बात की टिस जो है कहीं ना कहीं जर्मनी को था। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि न केवल हिटलर बल्कि इन सभी कारकों ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। तो यहाँ पर हमारा जो है आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोगों ने कुल मिलाकर आज 2018 में जो भी इतिहास से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं उसे हम लोगों ने देखा। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, उसमें हम लोग बात करेंगे कि 2019 में इतिहास से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम लोग आज के क्लास को, या फिर हम कह सकते हैं क्वेश्चन आंसर राइटिंग सेशन को, यहीं पे रोकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।